हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ऑडिबल है बेटा? नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक और भी क्लासेस आपकी शायद चल नहीं पा रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट हो जाए तो हम लोग स्टार्ट करें। ओके चलो। सो टुडे वी विल स्टार्ट सेकेंड यूनिट। और जो बात जहाँ पे लास्ट हम लोग रुके थे थोड़ा सा, दैट वी वर डिस्कसिंग इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। सो क्या ये ज़रूरी है कि आपका 1:n का ही कार्डिनलिटी हो? क्या ये बात ज़रूरी है? इस बात पे हम लोग टिके थे। तो मैंने भी काफ़ी सर्च किया, होप सो आप लोगों ने भी देखा होगा, ढूंढा होगा। सो बात ये समझ में आई कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रिगार्डिंग टू द कार्डिनलिटी विच इज़ 1:n। 1:1 भी हो सकता है मे बी, क्योंकि ऐसा कुछ रूल मिला नहीं है और एग्जाम्पल भी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सो ओके, जूम कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को मिला हो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ऐसा कोई रूल दिखा हो, फिलहाल मुझे नहीं मिला है। और तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बट टोटल जरूर होगा उसकी साइड, वीक की साइड। ओके, सो सेकेंड यूनिट में जो बात करनी है हम लोग को वो करनी थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक रिलेशनल मॉडल है आधी यूनिट में, और आधी यूनिट में एसक्यूएल है। और एसक्यूएल का बहुत कुछ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सो दो तीन चीज़ें ये थी कि जैसे आपके इन्फिटिक्यू में डेटा टाइप वगैरह और एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन दिया है, वो आप कोशिश करें कि पढ़ लें। हम लोग उस पर बहुत समय नहीं खराब करते हैं। जैसे डेटा टाइप में ये था, मतलब अभी तो उस पर पहुँचेंगे बट उसके पहले आप लोग पढ़ते रहे। डेटा टाइप में टीजर, फ्लोट, बूलियन वगैरह की बातें थी, ठीक, वो आप लोग देखते रहे तो अच्छा है। सो रिलेशनल मॉडल, ये ईएफ कॉर्ड एक साहब थे जिन्होंने डेटाबेस के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया था। इन्होंने कुछ रूल्स भी दिए थे, तो इनका नाम याद रखो। ईएफ कॉर्ड के कई सारे रूल भी आए थे, 12 रूल थे इनके रिलेशनल डेटा मॉडल के करस्पॉन्डिंगली, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो जब ईआर मॉडल बन गया तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ा था रिलेशनल मॉडल में, ताकि टेबल हम डिसाइड कर सकें। और फिर ये एसक्यूएल या ओरेकल या माई एसक्यूएल, इनको यूज़ करके हम लोग उसको टेबल बना पा रहे थे। सो बेसिकली ये कहानी है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों ने ईआर मॉडल बनाया। ईआर मॉडल के बाद उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया रिलेशनल मॉडल में। और रिलेशनल मॉडल जब बन गया तो हम लोग समझ पाए कि हाँ भाई साहब, इतनी टेबल बनेगी तो आपके सॉफ्टवेयर में इतनी टेबल्स वगैरह बन सकती हैं। अब तो इस रिलेशनल मॉडल को हम लोगों को पढ़ना। सो रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स वे में नहीं स्टार्ट करेंगे, सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डेटाबेस होता है आपका, तो अगर मैं बोल रहा हूँ रिलेशनल मॉडल, तो रिलेशनल मॉडल या रिलेशनल डेटाबेस से आपको समझ जाना है कि वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर है, और वो स्टोर हो रहा है, दैट्स मीन कि रो और कॉलम के फॉर्म में। तो कहोगे साहब और भी किसी तरह हो सकता है क्या? तो मैंने आपको एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल दिया था कि आप देख रहे थे, तो वहाँ पे उसमें टैग्स में भी डेटा स्टोर हो सकता है। अगर आप लोगों ने एक्सएमएल की कोडिंग एग्जाम्पल भी कभी देखा होगा, तो जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, तो अलग अलग टैग में भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। सो अगर रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बनना चाहिए कि रिलेशनल मीन्स टेबल्स। ओके, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अगर आप इसको पढ़ें। सो रिलेशन डेटाबेस स्टोर डेटा इन फॉर्म्स ऑफ रिलेशंस। तो टेबल को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ये सबसे पहली बात जो आज हम लोग सीख रहे हैं कि टेबल को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। जब उसको रिलेशनल डेटा मॉडल के टर्म में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज उसको जब एसक्यूएल वगैरह में पढ़ते हैं तो टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में बना होना चाहिए कि रिलेशन मतलब टेबल। रिलेशन क्यों बोलते हैं ये बात समझना हो तो जैसे समझो कि एक स्टूडेंट है, उसके बारे में रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक टपल में है, इसलिए इसको रिलेशन बोलते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे देखो ये एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट की टेबल है, तो यहाँ पर इसको हम रिलेशन बोल रहे हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंगली, रिलेशन के करस्पॉन्डिंगली कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे हम लोगों ने अभी तक इस पर काफ़ी बातें कर ली हैं, प्रीवियस क्लासेस में मैंने कई बार इन चीज़ों का नाम लिया है, तो आपको कनेक्ट करना ईजी होगा। पर्पज़ भी यही था पहले नाम लेने का कि आगे आए तो आपको एकदम पटा सा न लगे। जैसे एट्रीब्यूट क्या होता है, हमको पता है जितने कॉलम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। देखो बिल्कुल वही बात लिखी, एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन अ रिलेशन, मतलब जितने कॉलम है उसी को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। रिलेशन स्कीमा क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिलेशन स्कीमा रिप्रेजेंट द नेम ऑफ रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट। तो ऑब्वियस सी बात है, याद करो जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि क्या है ये, चेतन सर तो आया नहीं, ओके ठीक है। हाँ भाई, सब सेशनल है आप लोग का 21 से ये शेयर हो जाएगा आप लोगों से टाइम टेबल, ठीक है। सो मैं आपसे जो बात कह रहा था कि स्कीमा क्या है। स्कीमा का मतलब है कि जिस समय आपके टेबल में कोई डेटा नहीं है उसी को हम लोग स्कीमा बोलते थे। स्केलेटन या स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज नोन एज स्कीमा। सो बिल्कुल वही बात यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है कि जैसे स्टूडेंट जो है आपका स्टूडेंट टेबल, उसके साथ रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन और एज, ये सारा मिलके क्या बनाता है आपका एक रिलेशन स्कीमा बनाता है। वैल्यू नहीं फिल है, केवल ये बता रहे हैं कि देखो ये स्केलेटन है, तो स्केलेटन मतलब स्कीमा। टपल, किसी एक कंप्लीट रो को हम लोग टपल बोलते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करें कार्डिनलिटी, तो नंबर ऑफ टपल्स इन एनी रिलेशन इज नोन एज कार्डिनलिटी। जितनी नंबर ऑफ रो होंगी, जैसे अभी ऊपर की बात करें तो शायद 4 या 6 हमें कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिलेशन, तो इसमें इसके जो अगर मैं बोलूँ कि कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी का मतलब होता ही है 1:n वाला जो याद कर रहे थे, तो 4 मेंबर इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात समझी, क्या समझी कि जो कार्डिनलिटी है दैट इज द नंबर ऑफ रोज। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसा ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन रहा कहीं पे तो पूछा जा सकता है कि कार्डिनलिटी क्या होती है किसी टेबल के रिस्पेक्ट में। वैसे तो आप बता देंगे डेफिनेशन में पूछे तो, नंबर ऑफ टपल्स इज नोन एज कार्डिनलिटी। और एक और टर्म होता है विच इज डिग्री, डिग्री भी बोलते हैं। सो डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। जैसे अगर किसी टेबल का पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस रिलेशन, सो नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ टेबल। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नल वैल्यूज का क्या मतलब है, नल वैल्यू का ये मतलब है कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल नहीं है या उसकी वैल्यू हमने एंटर नहीं की, तो उस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे नल वैल्यू एंटर करते हैं। तो इसको मैं अलग से क्यों बता रहा हूँ, मतलब भाई ये अलग है ना। कहने का ये मतलब है कि जैसे अगर किसी बच्चे का फ़ोन नंबर नहीं है तो वहाँ पे आप क्या एंट्री फिल करेंगे, तो वहाँ पे आप नल फिल करेंगे। तो नल फिल करने का ये मतलब नहीं है, इस बात को मैं बोल रहा हूँ तो किसी वजह से बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। नल लिखने का केवल ये मतलब नहीं है कि वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मतलब हो सकता है कि उस बच्चे का फ़ोन नंबर हो ही ना, हो सकता है हमारे पास नहीं हो सकता है कि डेटा लॉस हो गया हो। कई सारे, मतलब नल लिखने की केवल एक वजह नहीं होती, नल लिखने की 2-3 वजहें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है, जो लोग सुन रहे हो ध्यान से सुने। ऐसा इसलिए क्योंकि आप नल इक्वल टू नल नहीं लिख सकते, मेरी बात समझना। नल इक्वल टू, जैसे अगर तुमको कंडीशन चेक करना हो तो नल इक्वल टू नल नहीं होता, क्योंकि पहले नल की कोई और वजह हो सकती है, दूसरे नल की कोई और वजह हो सकती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो नल इक्वल टू नल नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं आपको ये बात जब आगे आएगा तो और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए आपने ये बात मैंने आपको बताई कि नल इक्वल टू नल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है वो बात हम लोग आगे अभी बिल्कुल एक आध लेक्चर बाद डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो, बहुत बेसिक सी बात हम लोगों ने की, क्या की है, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट कि रिलेशन क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, और डिफरेंट जो ये आपके डिग्री है, टपल है, और कार्डिनलिटी क्या है, इंस्टेंस क्या है। इंस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया है, शायद रह गया। इंस्टेंस किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर आपके डेटाबेस में जो वैल्यूज होती है दैट इज नोन एज रिलेशन इंस्टेंस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे टाइम बदलेगा उसमें कुछ डिलीशन होगा, कुछ इंसर्शन होगा, कुछ अपडेशन होगा। सो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ आपके इंस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। आई थिंक क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू मे आस्क, पूछें। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो, कुछ दिमाग में बातें आ रही हों।
एम आई ऑडिबल या मैं बोल ही रहा हूँ? ओके, नल वाला पूछा। नल का मतलब कुछ नहीं बेटा, अभी के लिए नल का मतलब इतना समझ लो कि वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, तो तुम उसके इसमें क्या करते हो, उसको कॉलम में नल फिल करते हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये एग्जांपल, इसमें फोन नंबर नहीं है। जैसे ये देखो, ये 4th रोल नंबर वाला बच्चा है सुरेश, जो दिल्ली से है, जिसकी उम्र 18 साल। इसका फोन नंबर नहीं पता, तो जब हमको इसमें इंसर्ट करना होगा तो यहाँ पर हम क्या इंसर्ट करेंगे, नल, क्योंकि इसका फोन नंबर हमारे पास नहीं है। मैं आपसे अभी जो मैंने बात कही है, बस एक ही बात कही है कि नल इक्वल टू नल नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, कोई यहाँ तक इशू हो, कुछ बात नहीं समझ में आई हो तो आप प्लीज बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंस्ट्रेंट्स के बारे में, तो इसको हम लोग समझते हैं। हेलो, हेलो। ओके, तो कोई डाउट? हाँ, इंटीग्रिटी के ऊपर तो आने वाले हैं ना बेटा, इंटीग्रिटी तो अभी डिस्कस ही नहीं किए। इंटीग्रिटी तो अभी लिखा हुआ देखोगे ना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, चलो। सो कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल मॉडल, कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करते हैं। जब भी आप टेबल में कुछ इंसर्ट करते हो, कुछ डिलीट करते हो, तो और या अपडेट करते हो, तो आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स चेक करने पड़ते हैं। जैसे जब आप टेबल डिफाइन करते हो, टेबल का क्रिएट टेबल कमांड आप रन करते हो, तो उसके साथ ही कुछ कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई करते हैं, है ना। तो वो कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब हुआ सेट ऑफ रूल्स। जैसे कर बात हेलो, हेलो। ऑडिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है?
आज इशू बहुत ज़्यादा है, कॉलेज का नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंटली आप लोग को हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट की हम लोग बात करें तो देखो कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, पहले मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ कंस्ट्रेंट क्या है, फिर इस डेफिनेशन से मैं आपको कनेक्ट करूंगा। सो जैसे बात करें कि कंस्ट्रेंट्स को हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे एंटिटी इंटीग्रिटी या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये दो बात आप देख रहे होंगे। तो कंस्ट्रेंट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ रूल्स, आप टेबल को जब क्रिएट करते हो तब आप कुछ सेट ऑफ रूल्स बताते हो, जैसे ये डेटा टाइप होगा, इतनी साइज होगी, इतनी वैल्यू आनी चाहिए, तो बिल्कुल ये बात समझिए। तो अब ये जो बात डिसाइड हुई कि भाई साहब इस पर्टिकुलर कॉलम का ये डेटा टाइप है और इतने साइज है, तो वही वैल्यू उसके अंदर आना चाहिए। वो क्या हुआ, वो होता है तुम्हारा डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होगा, अगर तुमने एड्रेस बताया है कि एड्रेस वैरकैट टाइप का होगा और उसकी साइज 25 होगी, तो जो एड्रेस का लेंथ आने वाला है वो 25 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, और जो उसका कैरेक्टर आएगा वो किस टाइप का होगा, वैरकैट टाइप का होगा। फोन नंबर को अगर तुमने इंटीजर बना दिया है तो उस कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी तो वो किस टाइप की आएगी बेटा, वो तुम्हारी इंटीजर टाइप की आएगी। किसी ने मुझसे पूछा भी था एमसीक्यू में, शायद ही क्वेश्चन था अभी, डोमेन से क्या मतलब है। तो डोमेन का मतलब वही है, जैसे तुमने बता दिया कि एज जो है वो इंटीजर टाइप की है और 0 से बड़ी है, तो उसमें जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू फिल होनी है उस पर्टिकुलर एज वाले कॉलम में, वो 0 से बड़ी मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू फिल होनी चाहिए और नंबर ही फिल होना चाहिए। अगर आपने नंबर फिल नहीं किया, कोई और डेटा टाइप फिल किया, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर एरर आएगी। ये सब चीजें हम लोग करके देख चुके हैं, तो शायद हम लोग के लिए समझना इजी है, या इससे काफी आगे की चीजें आप लोग कर चुके हैं। तो डोमेन कंस्ट्रेंट मतलब डोमेन के बारे में रूल ये है कि अगर आपने जो डोमेन डिफाइन किया है उसी डोमेन से उसकी वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटीग्रिटी। ये की इंटीग्रिटी लिखी है, इसको कई बार एंटिटी इंटीग्रिटी भी बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। पहले बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए की इंटीग्रिटी या एंटिटी इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। अगर जो मैं बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी भी, वैसे आपको पता है ये बात कि अगर आपने किसी भी एट्रीब्यूट को जिसको आपने प्राइमरी की बना दिया है, ध्यान से सुनो, तो उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। बात समझिए क्या कह रहा हूं मैं। एंटिटी इंटीग्रिटी या की इंटीग्रिटी ये बोलती है कि अगर आपने किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो टेबल में उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक में किसी को डाउट। नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये जो पूरी कहानी लिखी है मैं इसका आपको जिस्ट बता रहा हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो बात कहती है जो उस दिन किसी बच्चे ने, शायद अनुग्रह ने पूछा था। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये कहती है, ध्यान से सुनो, कि अगर जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक, एक स्टूडेंट टेबल है, दूसरी ब्रांच टेबल है। सो ब्रांच टेबल में यहाँ पे ब्रांच कोड दिया हुआ है और देखो यहाँ पे ये ब्रांच कोड है, ठीक है। तो अगर ब्रांच टेबल हम देख रहे हैं, ब्रांच टेबल में ब्रांच कोड जो है वो प्राइमरी की है और स्टूडेंट टेबल में जो ब्रांच कोड है वो बेटा आपका फॉरेन की है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको, मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। ब्रांच कोड फॉरेन की है और ये वाला ब्रांच कोड, देखो मैं कलर अलग कर दे रहा हूँ, ये वाला जो ब्रांच कोड है ये आपका प्राइमरी की है और ये आपका फॉरेन की है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपसे कहता है कि व्हेन one attribute of a relation can only take values from the other attribute of same relation or any other relation। मतलब इसमें जो भी वैल्यू आएगी, ध्यान से समझो, इसमें जो भी वैल्यू आएगी जैसे CS या EC या IT, तो अगर ये आपका फॉरेन की है और ये रिफर कर रहा है इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को, तो इसमें जो वैल्यू फिल होने वाली है, ध्यान से समझिएगा, वो ऑलरेडी इसमें होनी चाहिए। क्लियर है? इसमें आप जो भी वैल्यू फिल कर रहे हैं वो वैल्यू इसमें होनी चाहिए और इन दोनों में जो भी वैल्यू आए वो सेम टाइप और सेम साइज की होनी चाहिए। मतलब जब ये इसको रिफर कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसा क्यों हो रहा है बात को समझना। जैसे अब ये है सुजीत रोहतक से, इनकी एज 20 है और ये EC ब्रांच से है। तो अगर आपने इनको बता तो दिया कि ये EC ब्रांच है, बट अगर यहाँ पर EC होगा ही नहीं तो क्या होने वाला है, तो हमें प्रॉब्लम आने वाली है। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में, कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर कॉलम इसको रिफर कर रहा है तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और आसान तरीके से इसको देखो, यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा है कि
अगर आप जो भी ब्रांच कोड ऑफ स्टूडेंट्स कैन ओनली टेक द वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन ब्रांच कोड ऑफ ब्रांच। बस इतनी सी लाइन अगर आप समझ रहे हैं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर ब्रांच कोड जो स्टूडेंट का है उसमें जो भी वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द ब्रांच कोड ऑफ ब्रांच, क्योंकि ब्रांच कोड ब्रांच वाली टेबल में एज अ प्राइमरी की है और ब्रांच कोड स्टूडेंट वाली टेबल में एज अ फॉरेन की है। तो जब भी आपका जो रेफर कर रहा है कॉलम प्राइमरी की को, उसमें जो वैल्यू आए वो ऑलरेडी उसमें होनी चाहिए। यहाँ तक में किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी से बताओ। देखो सारी बातें ये लिख दी गई हैं कि जो रेफरेंसिंग रिलेशन कौन सा होगा, रेफरेंसिंग होगा भाई जिसमें से रेफर जो कर रहा है, तो कौन रेफर कर रहा है, फॉरेन की से रेफर किया जाता है प्राइमरी की ओर, तो रेफरेंसिंग रिलेशन हो गया स्टूडेंट और रेफरेंस्ड रिलेशन हो गया ब्रांच। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। आ गई, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो फिर यहाँ पर है एनोमली। एनोमली, एक एनोमली का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। एनोमली का क्या मतलब होता है? अब एनोमली क्या है इसके रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जब भी आप देखो, बहुत आसान है ये सब, तुम एक्चुअली कर चुके हो तो तुम्हें समझ में आएगा, इसीलिए जो टास्क 3 और 4 है वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कर लिया ताकि ये सब बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखो एक होगी इंसर्ट एनोमली, ये जो रेफरेंस और रेफरेंसिंग के खेल में तुमको 3 तरीके की एनोमली मिलेगी, 3 तरीके की दिक्कत मिलेगी। कब कब मिलेगी? जब तुम इंसर्ट करोगे, जब तुम अपडेट करोगे और जब तुम डिलीट करोगे। क्या है ये प्रॉब्लम्स? क्या एनोमली का मतलब होता है, बहुत शुद्ध हिंदी में बात करें तो विसंगति। तो प्रॉब्लम क्या है ये समझो कि जब भी आप कोई रो इंसर्ट करते हो, किसमें? रेफरेंसिंग रिलेशन में, मतलब 3 तरीके से प्रॉब्लम आने वाली है। कब प्रॉब्लम आने वाली है? प्रॉब्लम आएगी या तो आप इंसर्ट डेटा करने वाले हो, या तो आप डिलीट करने वाले हो, या तो अपडेट करने वाले हो। तो ये प्रॉब्लम का क्या मतलब है जरा समझिए। इंसर्टिंग एनोमली का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आप लोग सब प्रैक्टिकल कर चुके हैं। यहाँ पर मैं एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे CS, EC और IT लिखा है, और इस वाली टेबल में, ब्रांच वाली में CS, IT, EC लिखा है और सिविल इंजीनियरिंग लिखा है। मैं एक और लेके आता हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे मैं इंसर्ट करने लगता हूँ, तो क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा। क्यों? यहाँ पर तुम एंटर करोगे एरोनॉटिकल इंजीनियर और प्राइमरी की वाली टेबल में है ही नहीं वो, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट एनोमली। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। वी कांट इंसर्ट अ रो इन रेफरेंस रिलेशन इफ रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द रेफरेंस्ड। रेफरेंस का मतलब ब्रांच कोड टेबल, रेफरेंसिंग का मतलब स्टूडेंट टेबल। सो स्टूडेंट टेबल में आप कोई भी ऐसी रो इंसर्ट नहीं कर सकते हो जिसमें इस तरह की वैल्यू आए विच इज नॉट प्रेजेंट इन रेफरेंस्ड टेबल। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें लिखा है कि अगर आप इंसर्ट करते हो एमई ब्रांच को, तो एमई ब्रांच इंसर्ट करोगे, एमई ब्रांच उसमें है नहीं, सो ये एक टाइप का इंसर्शन एनोमली है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप रेफरेंसिंग टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? उसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन एनोमली। सब आपने करके देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी समस्या देखो, डिलीशन या अपडेशन वाली क्या है? डिलीशन और अपडेशन वाली समस्या ये है, तो आई थिंक अनुग्रह आपने जो बात पूछी होगी उसका आंसर आपको मिला है कि प्रॉब्लम तो होगी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे CS लिखा है, यहाँ EC लिखा है, यहाँ IT लिखा है, तुम क्या करो? इसी को डिलीट करने लगो। किसको? रेफरेंस्ड वाली टेबल में से CS को डिलीट करने लगो, तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी साहब? प्रॉब्लम ये आएगी कि यार यहाँ पे तो आप बता रहे हो
मार पता नहीं। सो बेटा आई वाज डिस्कसिंग दैट कि जब आप इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट किस में करते हो, सॉरी इंसर्ट करते हो इसमें तब प्रॉब्लम आती है। और जब आप रेफरेंस टेबल में से CSIT लिखा है तो किसी ब्रांच को अगर आपने डिलीट किया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको गेट में मिलेंगे कि अगर आपने इसको डिलीट किया तो आपको क्या क्या और डिलीट करना पड़ेगा। सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल में इस तरह का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अगर आपने रेफरेंस टेबल से CSIT को किसी को डिलीट किया, CS को किया या IT को अगर आपने डिलीट किया, तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पे तो आप रेफर कर रहे हो कि ये CS या IT में पढ़ता है और उसको आप हटा दे रहे हो, तो रेफर करेगा कहाँ। तो एकदम सीधी सी बात आपको समझ में आई, जो एनॉमली हम लोग बात कर रहे हैं, देयर इज अ वन इंसर्शन एनॉमली। व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्शन एनॉमली? इफ यू इंसर्ट एनी वैल्यू इन द referencing table and in your reference table that particular data is not available, that could be cause to insertion anomaly. And what is updation and deletion anomaly? It happens when we want to delete or update in the reference table any value, okay। तो अगर आप यहाँ से CS या IT को हटाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क, जल्दी से पूछे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात दिमाग में आ रही हो। इंटरनेट इज वर्किंग मैम, स्टार्ट वर्किंग। ओके ओके, कोई डाउट हो बेटा जल्दी बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़े। किसी का कोई सवाल? सब क्लियर है? ऐसा कैसे?
हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? क्या आवाज आ रही है? ओके। स्क्रीन विजिबल है आपको? आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अभी विजिबल है? अब विजिबल बेटा स्क्रीन? ओके, चलो। तो हम लोगों ने ये बात समझी, क्या बात समझी? हम लोगों ने ये बात समझी साहब कि डिलीट या अपडेट जब होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? दो काम कर सकते हैं कि जिस समय आप इधर से रेफरेंस टेबल कौन सी है? जिसमें ब्रांच कोड प्राइमरी की है, अगर उसमें से आप सीएस ब्रांच को जैसे डिलीट करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी ऊपर की टेबल में है वो भी डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। सो अगर हमने यहाँ से सीएस ब्रांच को डिलीट किया तो क्या होगा, आप समझिएगा बात को। सीएस ब्रांच को आपने डिलीट किया तो ये दो के दोनों रो आपकी डिलीट हो जाए, ये होता है आपका डिलीट कास्केड। और अपडेट कास्केड का क्या मतलब हुआ? अपडेट कास्केड का मतलब हुआ कि अगर आप अपडेशन यहाँ पे परफॉर्म करें then that must be reflected in the referencing table as well. Okay, so referencing table में कैसे करेगा? उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऑन अपडेट कास्केड, ये हम क्रिएट टेबल के टाइम पे लिखते हैं। मैं अभी आपको इसका सिंटैक्स दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि जो हमने अपडेट और डिलीट ये दो एनोमली थी, इनको हैंडल करने के लिए दो मेथड है, ऑन डिलीट कास्केड और ऑन अपडेट कास्केड। कि अगर आप, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सावधानी से इस काम को किया जाए कि अगर आप प्राइमरी की से वैल्यू को हटाने लगते हैं, प्राइमरी की से हटाने का क्या मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तभी आप वहां से उसको हटा रहे हो। अगर आपने सीएस डिपार्टमेंट को ब्रांच टेबल से हटाया है मतलब सीएस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सीएस डिपार्टमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसमें जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो हट जाना चाहिए। इफ यू आर परफॉर्मिंग द डिलीशन एंड यू आर परफॉर्मिंग द अपडेशन, दैट्स मीन कि अगर सीएस ब्रांच का नाम हो गया कंप्यूटर साइंस एंड एडवांस सिस्टम लाइक, तो अब वो वहां पे भी वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर जो प्राइमरी टेबल मतलब जो मेन टेबल है जहाँ पे वो एज अ प्राइमरी की है, तो जहां पर वो प्राइमरी की तरह ट्रीट हो रही है तो उसका जो नेम है वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ऐसा है कि सीएस ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है इसलिए कोई बच्चा उसमें पढ़ रहा है, क्लियर है? कोई बच्चा पढ़ रहा है इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो जो हम लोगों ने समझा है तो प्लीज बताइए। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? Please ask. As you can see here I have mentioned this one. This is the syntax. Like ये डिपार्टमेंट टेबल बनी थी साहब, तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में आप देख रहे होंगे ये रेड कलर से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको कर्सर नहीं दिख रहा हो तो दिस वन, ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। तो हमको यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब जैसे ही हम अगर रेफर कर रहा है फॉरेन की MGRSSN रेफरेंसिंग व्हाट एम्प्लॉय टेबल, तो जैसे ही आप डिलीट करोगे एक डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर सेट कर दो। ठीक, तो मगर प्राइमरी टेबल से जैसे ही आप डिलीट करोगे सीएस ब्रांच को, तो यहाँ पर कोई एक ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू मान लो ब्रांच एक्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो ओरिजिनल डेटा है वो हमारा नहीं जाए। और ऑन अपडेट कास्केड, जब अपडेट हो टेबल तो वो ऑटोमेटिकली कास्केड हो जाए। तो ये बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि रेफरेंस टेबल जो है उसमें जब डिलीशन और अपडेशन आप परफॉर्म करोगे देन वो आपका अफेक्ट करता है रेफरेंसिंग टेबल को। तो इससे बचने के लिए हम लोग अपनी टेबल में क्या करते हैं, डिलीट के साथ कास्केड और अपडेट के साथ कास्केड क्रिएशन के टाइम पे टेबल में लिख देते हैं। ये देखो आगे और भी एग्जांपल लिखा, ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट ऑन अपडेट कास्केड, कि अगर डिलीट कर रहे हो तो आप क्या करो, डिफॉल्ट सेट कर दो, और अपडेट कर रहे हो तो कास्केड कर दो। यही जनरली करते हैं हम लोग। ठीक है, सेट नल ऑन अपडेट कास्केड, इस फॉरेन की के साथ देखो, इस वाली फॉरेन की के साथ ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉरेन की के साथ ये वाली चीज कर रहे हैं, और इस वाली फॉरेन की के साथ ये वाली चीज कर रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अभी इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे हम लोग, तो आप परेशान मत होइए। अभी आप कंसेप्ट समझिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो फॉरेन की बनाई डी नंबर डिपार्टमेंट को कर रहा है, तो अगर इस केस में
जिसको वो रिफर कर रहा है डिपार्टमेंट को। अगर वहां पर कोई भी डिलीशन होगा तो यहाँ पर वो क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर वहां कोई अपडेशन होगा तो उसको कास्केड करके यहाँ अपडेट कर लिया जाएगा। सेकंड वाला जो है, इस केस में क्या किया गया कि सेट नल ऑन अपडेट। अगर वहां पे कोई भी अपडेट करेंगे तो उसको अपडेट कास्केड, मतलब जैसे ही वहां पर कुछ अपडेट करेंगे वो क्या हो जाए, यहाँ पर नल को सेट कर दिया जाए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, जल्दी पूछिए बेटा, आगे बढ़े हम लोग। एनी डाउट? ग्रेट। जिसको डाउट है प्लीज वो बता दें। आई थिंक होना चाहिए, इतना आसान थोड़ी। नो सर क्लियर। अच्छा चलो फिर मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, माइक ऑन करके रिप्लाई करना, ठीक है? चलें आगे, प्रोसीड। हाँ ये प्रैक्टिकल फिर से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा नहीं करके तो दिखाएंगे, बस बता रहे हैं अभी। देखो क्या है इसमें, ठीक, ये जैसे इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में दो फॉरेन की है। पहले ये बनाई है फॉरेन की, डी नंबर याद करो, डी नंबर वो कर रहा था डिपार्टमेंट टेबल को। आप लोगों ने इस पर काम किया इसलिए आपको जल्दी समझ में आ रही होगी बात। सो ऑन डिलीट ठीक है। फॉरेन की बेटा देखो, दो एम्प्लॉय टेबल में दो फॉरेन की थी। एक रिफर करता था डिपार्टमेंट को और अगला रिफर किसको करता था, खुद में, जो सेल्फ रेफरेंसिंग वाला आपको कंसेप्ट बताया था। तो उसमें पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे, ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। तो एक डिफॉल्ट वैल्यू इसमें हम लोग लिख देंगे, जैसे देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1। अगर डिपार्टमेंट नहीं दिया है तो सब में 1 चढ़ा देना। तो अगर आप नीचे जो बाकी 4, 5, 6 है उसमें से नीचे आपने कुछ डिलीट किया डिपार्टमेंट टेबल में, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के सामने 1 लिख दिया जाएगा। इस बात का इतना मतलब है। ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। और ऑन अपडेट क्या करना है, ऑन अपडेट कर देना है कास्केड। अगर वहां पे आपने कुछ भी अपडेट किया, डिपार्टमेंट 4 को आपने 10 कर दिया, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय वाली टेबल में 4 क्या हो जाए, 10 हो जाए। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी। ब्रांच कोड वाला एग्जांपल सामने आपने देखा है, समझ ज्यादा आया होगा। फॉरेन की आपने अगली बनाई है, सुपर असिस्टेंट रिफर कर रहा है खुद की टेबल में, सेल्फ रेफरेंसिंग। तो ऑन डिलीट क्या करना है, देखो ऑन डिलीट यहाँ फिर से ऑन डिलीट ये क्या कर रहा है, सेट नल। और ऑन अपडेट क्या कर रहा है, कास्केड। तो जनरली ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे कुछ प्राइमरी की वाली वैल्यू डिलीट करोगे तो ऊपर हमने कर दिया कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। अगर कोई भी वहां पर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, जैसे बात कर रहे हैं CS, IT, ME और EC था। अब कोई ऐसा बच्चा आ गया जिसकी ब्रांच वो नहीं है जो प्राइमरी वाली टेबल में मेंशन है, तो उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू बता दी कि हाँ ये X डिपार्टमेंट का आदमी है। जब बाद में डिपार्टमेंट को टेबल में एंट्री आएगी तब देखा जाएगा, अपडेट किया जाएगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। रिप्लाई करें जल्दी से, बहुत कम लोग बता रहे हैं, बाकी लोग डाउट आउट नहीं है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, आज बहुत हम लोगों ने तकलीफों से क्लास अटेंड की। मिलते हैं कल। ओके, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। और बहुत जल्दी हम लोग SQL स्टार्ट करने वाले हैं, DML पे काम, तो देखते हैं। और आपका सेशनल है 21 से, तो बहुत जल्दी मैं यूनिट 1 का जो भी कंटेंट है वो शेयर करूँगा। लास्ट डे जहाँ तक क्लास में पढ़ा दिया जाएगा वहाँ तक आएगा। सर बाकी क्लास होंगी, यस होनी चाहिए, नहीं हो तो मुझे मैसेज करना अनुग्रह, मैं देखता हूँ, फिर होनी चाहिए। वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।